हिंदी भाषा। क्या आपको पता है भाषा का शुरुआत कैसे हुआ? अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। आपको पता होगा पहले मनुष्य जंगलों में रहता था और ये पेड़ों के फल फूल, जंगली पौधे और जानवरों का शिकार करके खाते थे। उन्हें मौसम और जानवरों का डर रहता था। वे नहीं जानते थे वर्षा के समय बादल क्यों गरजते हैं, बिजली क्यों चमकती है। बाघ, हाथी, शेर और चीता जैसे कई खूंखार जानवर जंगलों में घूमते रहते थे। वे इनसे बचने के लिए गुफाओं और पेड़ों पर घर बनाकर रहते थे। ठंड के दिनों में ठंड से बचने के लिए पेड़ों के पत्ते और जानवरों के खाल पहनते थे। फिर धीरे धीरे इनके जीवन में कई सारे बदलाव हुए, जैसे भेड़ बकरी पालना, अनाज उगाना आदि। इन्हीं बदलाव में से एक बदलाव भाषा भी है। इसी बीच इन्होंने अपने मुख से निकलने वाली ध्वनियों को वस्तुओं और पदार्थों, भावों और चिन्हों से जोड़ा। जैसे मान लीजिए इनके मुख से निकलने वाली ध्वनि अ, इनके मुख से एक ध्वनि निकली और का चिन्ह दे दिया ऐसे। दूसरी ध्वनि इनके मुंह से निकली ई और इन्होंने ई का चिन्ह दे दिया ऐसे। ठीक इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा का भी आरंभ हुआ। अंग्रेज लोग, वहाँ के लोग रहने वाले, यूके में रहने वाले लोग, उनके मुख से भी एक ध्वनि निकली। जैसे मान लीजिए ई, तो उन लोगों ने ई का चिन्ह दे दिया ऐसे। तो उस समय उन लोगों के मुख से निकलने वाली ध्वनियों को जब उन्होंने चिन्ह दिया, और यह चिन्ह जिस शैली में लिखा जाता है वही शैली लिपि कहलाती है। आप कह सकते हैं किसी भाषा को लिखने की क्रिया को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा किस लिपि में आती है? तो आप कहेंगे देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि में हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, राजस्थानी, मराठी आदि भाषाएं आती हैं। देखिए अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है? अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी की अपनी लिपि रोमन लिपि नहीं है, इसे आप किसी और वीडियो में जानेंगे। रोमन लिपि में अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांसीसी, पुर्तगाली आदि भाषाएं लिखी जाती हैं। चलिए आप इतना तो जान लिया भाषा का शुरुआत कैसे हुआ, लिपि किसे कहते हैं, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। अब वर्णमाला के बारे में जान लीजिए। वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला का परिभाषा क्या होता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण क्या होता है? वर्ण किसे कहते हैं? देखिए वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि या वर्ण कहते हैं।
अभी आपने जाना कि मुख से जब ध्वनि निकली तो उस समय उन्होंने एक चिन्ह दे दिया, ऐसे अ। तो ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण है और वर्ण का मौखिक रूप ध्वनि है। वर्णमाला के दो भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होता है, स्वर किसे कहते हैं, स्वर की परिभाषा क्या होती है। स्वर की परिभाषा, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। देखिए स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः। री को अर्ध स्वर कहते हैं। अं और अह ये न ही पूरी तरह से स्वर हैं और ना ही पूरी तरह से व्यंजन है। इन्हें अयोगवा कहते हैं। और इसे अयोगवा क्यों कहते हैं, इसके लिए मैं एक दूसरी वीडियो बना दूंगा। अंग को अनुस्वार और अ को विसर्ग कहते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, वह स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, ई, री, उ। यह संख्या में 4 होते हैं। दूसरा दीर्घ स्वर, वह स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। यह संख्या में 7 होते हैं। प्लुत स्वर, वह स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 3 गुना समय लगता है प्लुत स्वर कहलाते हैं। प्लुत स्वर का चिन्ह इस तरह से होता है। इसका प्रयोग प्राय किसी को बुलाने में किया जाता है, जैसे राज। जब आप किसी को बुलाते हैं तो आप खींच कर बुलाते हैं, जब मंत्रा लगी होती है उसे आप खींच कर बुलाते हैं, तो वहाँ प्लुत स्वर का चिन्ह लगा दिया जाता है, जैसे राम। देखिए उच्चारण के आधार पर कुल 10 स्वर होते हैं और लेखन के आधार पर 10 + 3 बराबर 13 स्वर होते हैं। 10 + 3 3 री, और अ। और 10 तो आपको पता ही है, अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 10 हो गए। चलिए आपने
कई लोगों के मुख से सुना होगा कि स्वर 10 होते हैं, कई कहते हैं कि 13 होते हैं। एक कन्फ्यूजन भी आपकी दूर हो गई होगी यहाँ पे, 10 क्यों होते हैं और 13 क्यों होते हैं। व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। यानी बिना स्वर के व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। अर्थात प्रत्येक व्यंजन में स्वर अ मिला होता है। अगर जिस व्यंजन में अ नहीं मिला होगा उसे हलंत उसके नीचे लगाकर लिखेंगे। जैसे मान लीजिए क में व्यंजन अ नहीं रहेगा तो आप उसके नीचे हलंत ऐसे लगा के लिखेंगे और इसका उच्चारण बिना अ का किसी व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। हाँ, इसका उच्चारण तभी संभव है जब इस क के बाद बिना हलंत वाला व्यंजन हो, यानी अ के साथ वाला व्यंजन हो। जैसे मान लीजिए य, इस पे आ की मात्रा दे दीजिए क्या। अगर आपसे कहा जाए कि बस इसको उच्चारण करके बताइए, आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। देखिए, व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। व्यंजन देखिए, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ष, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ। अब देखिए, स्पर्श व्यंजन, क से म तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। इसमें 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं। प्रत्येक वर्ग के पहले अक्षर के नाम से उस वर्ग का नाम पड़ा है। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। प्रत्येक वर्ग के 5वां अक्षर को पंचमाक्षर कहते हैं। स्पर्श व्यंजन की परिभाषा, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख के किन्हीं 2 भागों कंठ, तालु, मूर्धा, दंत या ओष्ठ का स्पर्श कराने से वायु प्रहार पूरी तरह से रुक जाए। जैसे क और ग में गले में वायु बहाव रोककर और ट और ड में जिह्वा को तालु से छूकर उच्चारित किया जाए, वह व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाता है। देखिए, क से म तक को स्पर्श व्यंजन कहते हैं।
इसमें 5 वर्ग होते हैं। क, च, ट, त, प। 5 वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं। जैसे क वर्ग में क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ढ़। त वर्ग में त, थ, द, द, न। और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। क वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ। कंठ होता है। आप जब इसका उच्चारण करते हैं तो कंठ से करते हैं। से क, ख, ग, घ, ङ। इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। च वर्ग का उच्चारण स्थान होता है तालु। तालु होता है। यह दांत और मूर्धा स्थान का बीच का स्थान तालु। इसका उच्चारण आप तालु से करते हैं। जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो आप देखेंगे आपकी जीवा दांत के पीछे वाले हिस्से पे जाकर टकराती है। जैसे च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। ट वर्ग का जब आप उच्चारण करते हैं तो आपकी ये जिह्वा जो है ऐसे मुड़ के यहाँ मूर्धा को छूती है। मूर्धा को मूर्धा उच्चारण करके देखिए ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग। त वर्ग का उच्चारण स्थान होता है दंत। इसका जब आप उच्चारण करते हैं तो आपकी जीवा दांत को स्पर्श करती है। जैसे त, थ, द, ध, न। प वर्ग। प वर्ग का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। इसका जब आप उच्चारण करते हैं तो आप ओठों से करते हैं। जैसे प, फ, ब, भ, म। आप खुद उच्चारण करके देख लीजिए। चलिए इतना तो आप समझ गए व्यंजन क्या होता है और इसमें कितने वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। एक चीज़ और जान लीजिए, प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर पंचमा अक्षर कहलाता है। पंचमाक्षर ग, ञ, ण, न, म। यह आपके पंचमाक्षर कहलाते हैं। चलिए
चलिए इतना तो हो गया। पंचमाक्षर, वर्ग, वर्ग का उच्चारण स्थान, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारित करते समय जिह्वा मूर्धा को स्पर्श करके झटके से नीचे गिरती हो। जिन व्यंजनों को उच्चारित करते समय जिह्वा मूर्धा को स्पर्श करके झटके से नीचे गिरती हो, वह व्यंजन उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ड़, ड़, ये पेड़ वाला है और ये पढ़ना वाला है। पेड़ और पढ़ना, ड़, इन्हें उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। दूसरा, अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल, व को कहा जाता है। अंतस्थ का अर्थ होता है बीच में स्थित। क्योंकि स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के बीच में य, र, ल, व आते हैं, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। तीसरा, ऊष्म व्यंजन। यह संख्या में 4 होते हैं। स, श, स, ह। इन्हें उच्चारित करते समय मुख से निकलने वाली हवा मुख में घर्षण करके एक विशेष प्रकार की ऊष्म यानी गर्म हवा निकालती हैं, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो आप देखेंगे आपके मुख से जो हवा निकलती है वो मुख में घर्षण करके गर्म होकर बाहर निकलती हैं। शायद इसीलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन। जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में ये 4 हैं। छ, छ, आधा क प्लस श प्लस अ मिलकर छ बनाते हैं। त्र, आधा त प्लस आधा र प्लस अ मिलकर त्र बनाते हैं। ज्ञ, आधा ज प्लस य प्लस अ मिलकर ज्ञ बनाते हैं। श्र, आधा श प्लस आधा र प्लस अ मिलकर श्र बनाते हैं। अब देखिए आगत या गृहीत व्यंजन। अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं से आती ध्वनियों को हिंदी भाषा में लिखने के लिए हिंदी व्यंजनों के नीचे बिंदु, जिसे नुक्ता कहते हैं, नुक्ता लगाया जाता है, वही आगत या गृहीत व्यंजन कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए अरबी और फारसी भाषा से आया ज, ज, फ, और अंग्रेजी भाषा से अ। इसके लिए बिल्कुल बारीकी से एक अलग मैं वीडियो बना दूंगा। फिलहाल के लिए इतना आप समझ लीजिए। अब देखिए व्यंजन उच्चारण के आधार पर 25 स्पर्श व्यंजन, 2 उत्क्षिप्त, 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म मिलकर 35 व्यंजन, 35 वर्ण होते हैं। यानी आप कह सकते उच्चारण के आधार पर कुल 35 व्यंजन होते हैं। लेखन के आधार पर 35 व्यंजन तथा 4 संयुक्त व्यंजन, यानी कुल 39 व्यंजन होते हैं। उच्चारण के आधार पर 35 व्यंजन और लेखन के आधार पर 39 व्यंजन। वर्णमाला में कुल अक्षर
उच्चारण के आधार पर 10 स्वर और 35 व्यंजन यानी 45 वर्ण होते हैं, और लेखन के आधार पर 13 स्वर और 35 व्यंजन तथा 4 संयुक्त व्यंजन यानी 52 वर्ण होते हैं। तो आपने ये भी सुना होगा कि वर्णमाला में कोई कहता है 45 अक्षर होते हैं, कोई कहता है 52 होते हैं। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि 45 क्यों होते हैं और 52 क्यों होते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।